और फिनॉल के रासायनिक गुणों को पढ़ ही रहे थे हम लोग। अगले रासायनिक गुण पर आ जाएंगे, नाम है फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। अभी बात करेंगे कि पुनर्विन्यास क्या होता है, लेकिन उसके पहले मैं क्या सोचता हूं, अभिक्रिया को करवा के देख लेते हैं। फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया में सबसे पहले आपको फिनॉल लाना है और फिनॉल की अभिक्रिया आपको करवा लेनी है CH3COCl से। इसको एसीटिल क्लोराइड कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना अपना। इस फॉर्मूले को एसीटिल क्लोराइड कहते हैं और अभिक्रिया करवानी है आपको AlCl3 की उपस्थिति में। और भी इंफॉर्मेशन रखना चाहते हो तो ये बात लिख लो कि AlCl3 कैसा होना चाहिए, निर्जल। अभी अभिक्रिया करवाएंगे तो तरीका ये है बेटा, ये H इस Cl को लेकर अलग हो जाएगा और कंपाउंड सबसे पहला जो अलग होने वाला है वो है HCl। अच्छा, मैं क्या सोचता हूं, H हट गया, Cl हट गया। H हटने से ऑक्सीजन का नुकसान हो गया, इधर के Cl हटने से इसका नुकसान हो गया। तो इन दोनों के नुकसान की भरपाई करने के लिए आपस में इन्हें क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। जोड़ने से बना कंपाउंड देखते हैं। देखो ये O तो लिखा ही था, यहां थोड़ा और ध्यान से इसको देखना है। यहां क्या बचा था, CH3CO लिख लेते हैं, यहां CH3CO। तो फॉर्मूला बना है CH3COO और इसको बोल सकते हैं C6H5। देखो इसका नाम क्या है, मैं पहले उसको रिपीट कर देता हूं। C6H5 के लिए नाम रिपीट करना है, इसका पढ़ना है फेनिल या फिनाइल। और जरा ध्यान से देखो बेटा, CH3COO जो है ये एसीटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है, इसलिए नाम के लास्ट में क्या लिखेंगे, एसीटेट। अभिक्रिया का मुख्य भाग तो अब स्टार्ट होता है। फेनिल एसीटेट जो बनकर तैयार हुआ है, क्या होता है कि ये स्वयं में इतना स्थायी नहीं है। तो ये स्थायी नहीं है तो ये करता क्या है, ये अपने ऊपर उपस्थित परमाणुओं का दोबारा अरेंजमेंट करता है, पुनः अरेंजमेंट करता है और अपने परमाणुओं की ऐसी व्यवस्था को सेट करता है जिससे फेनिल एसीटेट सबसे ज्यादा स्थायी हो जाए, टिकाऊ हो जाए। हर एक कंपाउंड ये चाहता है कि वो कंपाउंड अपने परमाणुओं की व्यवस्था इस प्रकार रखे कि कंपाउंड पूर्ण रूप से स्थायी हो जाए। हमने अभिक्रिया के दौरान बना तो दिया फेनिल एसीटेट, लेकिन फेनिल एसीटेट स्टेबल नहीं रहा। उसने अपने परमाणुओं को दोबारा से व्यवस्थित किया और अपने परमाणुओं को दोबारा से इस प्रकार से व्यवस्थित करेगा कि जो भी कंपाउंड बने कम से कम वो कंपाउंड स्टेबल तो रहे कंडीशंस में। तो इसलिए फेनिल एसीटेट ने अपने परमाणुओं की व्यवस्था को कैसे चेंज किया, इस बात को पढ़ते हैं। और भी एक बात याद रखो, मैंने अभिक्रिया में एक शब्द लिख रखा था, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का अर्थ ही यही होता है। मैं दोबारा से बता देता हूं, अगर कोई व्यक्ति पुनर्विन्यास भी पूछ लेता है क्या है, परमाणुओं की व्यवस्था को दोबारा से अरेंजमेंट कर देना या परमाणुओं की व्यवस्था दोबारा से अरेंज हो जाना कहलाता है पुनर्विन्यास। अब हमको बस इतनी बात पढ़नी है कि इसका पुनर्विन्यास कैसे हुआ। तो देखो बेटा, देखते हैं, इसका पुनर्विन्यास दो प्रकार से हुआ और इन दोनों प्रकार के पुनर्विन्यास को यहां नीचे देखते हैं। क्या है कि जब आप अभिक्रिया लिखोगे आप इसको आगे की ओर लेके जाओगे, आप नीचे की ओर भी लिख दोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिख करके आना। और नहीं तो भैया ये पुनर्विन्यास हेडिंग मत डालना, अगर हेडिंग डाले हो तो फिर पूरा लिख के रहो। भैया हम सबसे पहले पुनर्विन्यास लिखे देते हैं कि कैसे होगा। पुनर्विन्यास का मतलब है एटम्स का कंपाउंड में से दोबारा अरेंजमेंट। और दोबारा अरेंजमेंट होता कैसे, देखो बेटा इसको पढ़ते हैं। इसको और थोड़ा सा नीचे से बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ध्यान देना, इसको गड़बड़ मत करना। देखो क्या हुआ, यहां से CH3CO हटा और CH3CO लगने वाला है यहां पर। तो सोचने वाली बात है, यहां पर तो COCH3 तब लगेगा जब यहां से एक हाइड्रोजन क्या हुए, हटे, तभी तो उसकी जगह पर लगा पाएगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन को हटाया मैंने, ये गया हाइड्रोजन, और तब इसकी जगह पर लगाया COCH3।
तो इसने अपनी परमाणुओं की व्यवस्था समझे कहां से, ऊपर से CH3CO को क्या कर दिया, हटा दिया और ऑर्थो पोजीशन पे पहुंचा दिया। अच्छा सोचने वाली बात है, ये ऑर्थो पोजीशन पे तब लगा था जब यहां से एक हाइड्रोजन हटा था। ये हटा वाला हाइड्रोजन देखो ऊपर क्या बचा हुआ, केवल O, और ये हटने वाला हाइड्रोजन भी तो बचा, तो यहां मैंने लिख दिया OH। अब मैं इसको मिटा देता हूं। इस प्रकार से फेनिल एसीटेट ने अपने परमाणुओं के अरेंजमेंट को बदल दिया। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, CH3CO ग्रुप कहां पर आ गया, CH3CO ग्रुप आ गया ऑर्थो पर, और ऑर्थो का हाइड्रोजन निकल कर चला गया ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ। इसका कोई नाम भी पूछेगा, अभी बताते हैं, पहले दूसरा वाला देख लेते हैं। सेकेंड टाइप से पुनर्विन्यास कैसे होता है, एक प्रकार से तो इसने अपने परमाणुओं का अरेंजमेंट ऐसा बना रखा है, दूसरे प्रकार से परमाणुओं का अरेंजमेंट कैसे होगा, ध्यान से देखना बेटा इसको। इस बार जो COCH3 वाला ग्रुप है ये जाएगा पैरा पोजीशन पर, और कोई ये भी पूछे क्यों जाएगा, तो आप इसको हमेशा से पहले से ध्यान रख रहे थे कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ही फिनॉल एक्टिव रिएक्शंस देता है। अच्छा सोचने वाली बात है, अगर COCH3 यहां लगा हुआ है तो यहां से हाइड्रोजन एटम हटा होगा। अब हाइड्रोजन एटम हटा होगा तो ये ऊपर वाले किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। इस प्रकार से दो कंपाउंड बनेंगे। ये वाली बात भी याद रख लेनी है कि इन दोनों कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड कम मात्रा में बनने वाला है और कौन सा कंपाउंड अधिक। ऑर्थो पोजीशन पे बना हुआ कंपाउंड जो होता है वो कम मात्रा में बनता है, और पैरा पोजीशन पे बना हुआ कंपाउंड हमेशा फिनॉल पर अधिक ही बनता है। नाम इसका पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इसका नाम कैसे पढ़ते हैं। अगर ये मुख्य पोजीशन होगी तो मुख्य पोजीशन के जस्ट बगल में पोजीशन होती है ऑर्थो, तो मैं ऑर्थो के लिए लिख दूंगा O। ऑर्थो पर OH ग्रुप लगा है, इसको पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी। तो मैंने ऑर्थो पोजीशन पे OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखा है, और बेटा बचे हुए फॉर्मूले का नाम है एसीटोफिनोन। तो अब उस कंपाउंड पे चले जाते हैं। बेटा उस कंपाउंड में डिफरेंस तो बस इतना ही है कि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लगा था OH और यहाँ किस पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे। तो डिफरेंस क्या होगा कि भैया यहाँ पर केवल लिख देंगे पैरा पोजीशन के लिए पैरा हाइड्रोक्सी, और इसके बाद भैया नाम तो आप जानते हो कि एसीटोफिनोन लिखना है, तो एसीटोफिनोन। इस प्रकार से हम लोग फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया को लिख पाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम में फ्रीज ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप उससे भी परेशान ना हो कि फ्रीज सर ने बताया था ये तो फ्रीज आ गया। हाँ एक और बात पर चर्चा कर लेते हैं, अगर आप इसको याद रखना चाहते हो, अपने दिमाग में बना करके रखना चाहते हो। अभिक्रिया के दौरान निर्जल AlCl3 का क्या अर्थ है, AlCl3 लिख लेता, निर्जल क्यों लिखा। बेटा इसको याद रखना है, ऐसा AlCl3 लाना है जो जल की उपस्थिति में ना आए। जानते हो क्यों जल की उपस्थिति में ना आए, क्योंकि अगर AlCl3 के साथ जरा सा भी जल आ जाता है, थोड़ा सा भी जल आ जाता है, तो फिर AlCl3 उत्प्रेरक का काम नहीं कर पाएगा, वो उस जल से अभिक्रिया कर लेगा। थोड़ा सा याद रखना, जिन जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक के साथ निर्जल लिखा रहता है, वे सारे के सारे पदार्थ जल से अभिक्रियाशील होते हैं। अगर अभिक्रिया के दौरान जरा सा भी, थोड़ी सी भी मात्रा में अगर जल आ गया तो हमारा उत्प्रेरक तो जल से अभिक्रिया कर लेगा। अगर उत्प्रेरक जल से अभिक्रिया कर लेगा तो अभिक्रिया के वेग को कौन बढ़ाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। इसलिए निर्जल AlCl3 लिखा जाएगा। कभी पूछ भी लेता है कि फ्रीज पुनर्विन्यास में निर्जल AlCl3 का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो बताओगे AlCl3 जल के प्रति अत्यधिक क्रियाशील होता है। अगर जल को हम उपस्थित रखेंगे तो AlCl3 जल से अभिक्रिया कर लेगा और उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा AlCl3 को कैसा रखा जाएगा, निर्जल रखा जाएगा। जल्दी से इस अभिक्रिया को नोट करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। बेटा अगली रिएक्शन पे चलते हैं। देखो रिएक्शन को तो एक तो हमको ऐसे पूछ लेता है, कहता है लेडरर मानसे अभिक्रिया कैसे कहते हैं, या ऐसे भी पूछ सकता है, कहता है कि बेकेलाइट का निर्माण कैसे किया जाएगा। बेकेलाइट बनाया जाता है दो प्रकार के कंपाउंड से, पहला फिनॉल और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस अभिक्रिया को ही सीखते हैं कि कैसे करनी है। अभिक्रिया को करने से पहले अणुओं की व्यवस्था का क्रम
रखना बहुत मायने रखता है। कैसे मायने रखता है, मैं लिख करके दिखाता हूं। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र तो बेटा लोगों ने इस प्रकार से पढ़ रखे हैं। इसी फॉर्मूले को देखो मैं कैसे लिखता हूं, इसी फॉर्मूले को लिखते हैं CH2O। मैंने फिर से बता रखा है, अणुओं के रखने का क्रम याद रखना। फॉर्मेल्डिहाइड हो गया ये, और इसके जस्ट बगल में बेटा हम लोग रखने वाले हैं फिनॉल को। तो फिनॉल को थोड़ा सा यहां से नीचे से रखते हैं। फिनॉल का सूत्र OH होता है, और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि फिनॉल ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पे अधिक एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है। तो मैंने ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन बनाए हैं और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन बनाए हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल, और एक बार फिर से फॉर्मेल्डिहाइड, और एक बार फिर से फिनॉल। तो फिनॉल देखो कैसे बनाते हैं, इसको यहां थोड़ा सा दूर बना लेते हैं, क्योंकि आपको यह पता है कि ऑर्थो पोजीशन का और पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव रहता है, इसलिए मैंने ऑर्थो और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को बता रखा है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड। यह क्रम कहां तक चलेगा कोई भी नहीं जानता। कम से कम 1000 मॉलिक्यूल तो रखने ही है इस क्रम में। लेकिन अब क्या है कि मैं 1000 मॉलिक्यूल रखूंगा तो यार अभी मैंने 2-2 मॉलिक्यूल रखे हैं, ये हालत हो गई। ये 1000 मॉलिक्यूल में तो क्या होगा, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं एक और लिख के दिखा देता हूं कि CH2, और फिर इसके बाद वही वाला क्रम। तो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का ये क्रम रखना है। सेम अरेंजमेंट आपको नीचे भी रखनी है। देखो नीचे अरेंजमेंट कैसे रखनी है। सबसे पहले तो एक फिनॉल बना लेते हैं, और इस बार फिनॉल में से OH कहां रहेगा, नीचे की ओर, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन एक्टिव होते हैं। तो भैया मैंने वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन दिखाए हैं, और इसके पहले भी तो तुम लोगों को याद होगा बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड लिखना होता था। एक और फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, CH2O। एक बार फिर से फिनॉल का मॉलिक्यूल, H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और बेटा यहां OH। एक बार और यहां रख लेते हैं CH2O। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि लिखने में कोई परेशानी ना हो, CH2O। और भी याद रखो, एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल यहां भी रहेगा। अब इनकी अभिक्रिया करवाई जाएगी। थोड़ा सा इस बात को तैयार रखना कि अभिक्रिया के लिए फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का सेटअप कैसा करना है। पहले तो फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड। नीचे भी यही कि फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ, एक बीच पर भी फॉर्मेल्डिहाइड रख लेना है। अब अभिक्रिया का तरीका सुनो कैसे करवाना है। देखो, ये H, ये O और H आपस में अभिक्रिया कर लेंगे। सोचने वाली बात एक और है कि ये वाला H, O और H ये आपस में अभिक्रिया कर लेंगे। ये वाले H, O, H ये आपस में अभिक्रिया कर लेंगे। और तभी आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि ये वाला H और OH ये आपस में अभिक्रिया कर लेंगे। अगर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल आपस में अभिक्रिया करने जा रहे हैं, एक और बात देखना, सोचना, फॉर्मेल्डिहाइड का O इधर वाले H और इधर वाले H से तो अभिक्रिया कर ही रहा था। सोचने वाली बात है, ये वाला O इस H से तो अभिक्रिया करेगा ही, और सामने जो फिनॉल का एक और मॉलिक्यूल रखेगा उसके H से भी अभिक्रिया कर लेगा। अच्छा, एक और बात सोचो, फिनॉल का ये मॉलिक्यूल इस H से तो अभिक्रिया करेगा ही करेगा, साथ में इधर भी जो फिनॉल का मॉलिक्यूल होगा उससे भी अभिक्रिया करेगा। बिल्कुल इसी प्रकार आप इसको बना सकते हो और इसी प्रकार आप इसको आगे कर सकते हो। आगे जो मॉलिक्यूल होंगे उस पर रिएक्शन होगी। पहला काम क्या है कि पहली बात तो हम इस पे लिखे देते हैं NH2O, अर्थात यहां से जल अलग हुआ, यहां से जल अलग हुआ, यहां से जल अलग हुआ, यहां से जल अलग हुआ। इस प्रकार से जल तो बहुत सारी जगहों से अलग हो रहा है, इसलिए मैंने जल को कितना लिखे, तो मैंने लिख रखा है NH2O। अब फॉर्मूला देखना कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो, मेरे ख्याल से ऊपर बचा CH2।
CH2 के बाद H हट गया तो सिंगल बॉन्ड जुड़ जाएगा सीधे आके फिनॉल के फॉर्मूले से। ऊपर OH लिखा था, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ H हट गया तो वो CH2 से बॉन्ड जुड़ जाएगा, फिर CH2 से ये वाला बॉन्ड भी कनेक्ट हो जाएगा, और ऊपर बेटा OH लिखा था, फिर CH2 लिखा है, ये CH2 का बॉन्ड आगे फिर चला जाएगा। सेम कैटेगरी पे नीचे वालों को बना लेते हैं बेटा। इसी क्रम में देखोगे तो CH2 OH CH2 OH CH2 सिंगल बॉन्ड। और ये भी तो ध्यान देने वाली बात है बेटा, HOH चला गया तो इसका भी बॉन्ड खाली, इसका भी बॉन्ड खाली, ये दोनों के बॉन्ड जुड़ जाएंगे बीच वाले CH2 से। CH2 से इस प्रकार से जो कंपाउंड बनकर तैयार होगा उसका नाम होगा बेकेलाइट। और आप जानते हैं बेकेलाइट का प्रयोग कहां करते हैं? आपके यहां बोर्ड स्विच होंगे जिनसे आप बल्ब को ऑन और ऑफ करते हो, ये सारे के सारे बोर्ड स्विच जो होते हैं वो बनाए जाते हैं बेकेलाइट से। आपने घर में देखा होगा प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर का जो हत्था है वो भी बनाया गया है बेकेलाइट से। तो एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे और इस बात को याद रखेंगे कि बेकेलाइट बनाने की रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल दिमाग में भर के रख लो। हाँ, परेशानी का क्या सब्जेक्ट है इसमें से? मॉलिक्यूल्स को अच्छे से क्रम में व्यवस्थित कर पाना। तो हाँ, मॉलिक्यूल को अच्छे से क्रम में व्यवस्थित करना सीख लो। अब इस बात को ध्यान से इसको देखो, घर में इसका प्रैक्टिस करो, और जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी कंडीशन पे आपको पता चल जाएगा कि अभिक्रिया को कैसे सॉल्व करना है। जल्दी से नोट करो इसको, फिर अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं, चलते हैं। और अगली अभिक्रिया का नाम है गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। अब गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया के लिए देखो, इससे पता भी चल जाता है गाटरमैन, ये देखो कोई आ गया आयरन मैन के बाद। कोच एल्डिहाइड संश्लेषण मतलब इस प्रक्रिया के दौरान हमें कोई एल्डिहाइड बनाकर तैयार करना है। अभिक्रिया को देखते हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl को मिलाना होगा। इसको तैयार रखो। कार्बन मोनोऑक्साइड में जैसे ही HCl को हमने मिलाया, एक कंपाउंड बनकर तैयार होगा HCOCl। जरा थोड़ा सा ध्यान देकर दोनों को मिलाएं, HCOCl। इसका नाम है बेटा फॉर्मिल क्लोराइड। अभिक्रिया का ये तरीका तो बिल्कुल ध्यान रखना। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में HCl को मिलाया और फॉर्मिल क्लोराइड नाम का एक कंपाउंड बनाकर तैयार किया। मैंने नाम फॉर्मिल क्लोराइड का भी ले रखा है। अब आपको फिनॉल लाना है। फिनॉल के फॉर्मूले से सभी परिचित हैं। अभिक्रिया करवानी है जो हमने फॉर्मिल क्लोराइड बनाकर तैयार किया है। और ये वाली बात भी ध्यान रखनी है कि तीर के निशान के ऊपर आपको लिखना है निर्जल AlCl3। देखो अभिक्रिया को कैसे करवाएगी। पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा। कैसे करेगा इस पर भी बात करते हैं। H किसको लेकर अलग हो जाएगा? Cl को। अगर HCl को लेकर अलग हो रहा है तो मैंने HCl यहां बना के रख दिया है। अभी जल्दी से बात कर लेते हैं कि अब क्या बचेगा। देखो ऊपर तो कोई भी अभिक्रिया नहीं, इसलिए OH ऊपर लिखा ही लिखा है। सोचो अगर ये HCl के साथ चला गया तो HCl बन गया तो H की जगह तो खाली हो गई ना। इस पर क्या बचेगा? HCO। इसको यहां लगा देते हैं खाली जगह पर CHO। अब इसका नाम देखो लिखेंगे। इसका नाम देखो, सबसे पहली बात, अगर ये मुख्य पोजीशन होती तो ये आर्थो होता, ये मेटा होता, ये क्या होता? पैरा। तो पैरा पोजीशन पे OH को हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी, और बेटा CHO के कारण हम इसको पढ़ेंगे बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन पर CHO लगा हुआ है ना, तो नाम है बेंजल्डिहाइड। तो एक ये वाली अभिक्रिया भी बहुत अधिक आने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में से एक है। इसको भी तैयार रखेंगे।
और अब चलते हैं फिनॉल की अंतिम रासायनिक अभिक्रिया पर, जिसका नाम है थैलिन अभिक्रिया। अच्छा, थैलिन अभिक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए आपको एक पदार्थ है जिसका नाम है थैलिक एसिड, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो भैया थैलिक एसिड का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। ये फॉर्मूला है, अगर इस प्रकार से बनाकर तैयार करेंगे, ये फॉर्मूला है बेटा थैलिक एसिड का, और इस पर अभिक्रिया करवानी है आपको फिनॉल की। फॉर्मूले को और अच्छा लिखना चाहते हो, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे भी तो लिख सकते हैं COOH को। अभी क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें करवाना है निर्जलीकरण। अच्छा, निर्जलीकरण कैसे होगा? निर्जलीकरण का मतलब जल अलग हो जाएगा, तो जल देखो बेटा अलग कैसे होगा, ये H और सामने से OH को लेकर अलग हो जाना है। भाई निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? जल को अलग करना। H और OH अलग होगा तो भैया सबसे पहले मैं अलग करे देता हूं जल को। अब मेरे पास जो भी बचता है उसको लिख लेते हैं। तो मेरे पास बचा बेंजीन, और इस पे यहां बचा C डबल बॉन्ड O, यहां बचा C डबल बॉन्ड O। एक और ध्यान देने वाली बात है, OH और H तो निकल गया था, इस पर एक अतिरिक्त O बचा था, इस अतिरिक्त O को दोनों के साथ अटैच कर देना है। इस फॉर्मूले को कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड, और बेटा इसको कहते थे थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड से सबसे पहले थैलिक एनहाइड्राइड बनानी है। अब एक और काम करना है, इस पर बेटा अभिक्रिया करवा देना है फिनॉल की। फिनॉल की अभिक्रिया करवाओगे तो फिनॉल में से OH जो टॉप पे रखते थे इस बार नीचे रखेंगे और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को दिखाएंगे। और बेटा अभिक्रिया अगर करवाएंगे तो देखो थैलिक एनहाइड्राइड का मैं काम करता हूं, नाम मिटा देता हूं जिससे अभिक्रिया को और अच्छे ढंग से दिखाया जा सके। तो इसका नाम नोट कर लेना, थैलिक एनहाइड्राइड। इस H को जाकर थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं, H OH को लेकर अलग हो जाएगा। अगर बेटा H OH को लेकर अलग हो जाएगा तो पहला पदार्थ तो अलग होने वाला है जल। और बेटा जल्दी से ध्यान देते हैं दूसरे पदार्थ पर। अब बचेगा क्या, देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला तो ऊपर लिखेंगे। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड और बेटा सिंगल बॉन्ड है। ध्यान से देखो बेटा, कार्बन के दो बॉन्ड्स का नुकसान हुआ है ना। अब इसको कैसे अटैच करेंगे, कार्बन का एक बॉन्ड इस खाली जगह पर और कार्बन का एक बॉन्ड वहां खाली जगह पर लगा देंगे। तो इन दोनों ही बॉन्ड्स को मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगा देता हूं। एक इस फिनॉल के फॉर्मूले पर लगा देते हैं और एक को यहां इस फिनॉल के फॉर्मूले पर अटैच कर देते हैं। आप जानते हैं इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है फिनोल्फ्थेलीन। शायद आपने क्लास 10th में एक बात पढ़ी थी, फिनोल्फ्थेलीन जो है वो एक प्रकार का सूचक होता है जो अम्ल में डाले जाने पर कोई दूसरा रंग देता है और क्षार में डाले जाने पर कोई दूसरा रंग। मैं और याद दिलवा दूं, एक सूचक तुम लोगों ने इंडिकेटर पढ़ा था, एसिड बेस इंडिकेटर्स में पहला पढ़ा था लिटमस पेपर, एक पढ़ा था फिनोल्फ्थेलीन, एक पढ़ा था मेथाइल ऑरेंज। आपने इस प्रकार से कुछ सूचक पढ़ रखे थे। तो ये भी मैं बात लिखे देता हूं कि ये एक प्रकार का क्या है,
सूचक। और कोई पूछेगा किस प्रकार का सूचक है, आप बताओगे अम्ल और क्षार की पहचान करने वाला सूचक। तो इस प्रकार से बेटा फिनॉल के जितने भी रासायनिक गुण थे हम लोगों ने पढ़ा। जल्दी से नोट करते हैं, थोड़ा ही आर्टिकल बचा है क्या, एक तो हम लोगों को फिनॉल का पढ़ लेना है उपयोग, तो जल्दी से इसको नोट करते हैं, फिनॉल के उपयोग पढ़ते हैं। तो बेटा अगले नंबर पर पढ़ लेते हैं कि फिनॉल का उपयोग क्या है। अच्छा, फिनॉल के उपयोग में से बड़े ही नॉर्मल यूजेस हैं जिनको आपने पहले भी रासायनिक गुणों में पढ़ रखा है। पहली बात कहता है फिनोलेफ्थेलीन नामक सूचक के निर्माण में, अभी आपने बनाया फिनोलेफ्थेलीन सूचक है, पूछता क्या है, क्या कार्य करता है, ये अम्ल और क्षार की पहचान करता है। कैसे करता है पहचान, अगर फिनोलेफ्थेलीन को अम्ल में डालोगे तो ये कोई दूसरा कलर प्रोड्यूस करेगा और क्षार में डालोगे तो कोई दूसरा कलर प्रोड्यूस करेगा, तो अम्ल क्षार सूचक बनाता है ये। दूसरा नंबर, फिनॉल स्वयं में पूर्तिरोधी एवं संक्रमण रोधी क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ लेना है। पूर्तिरोधी भी बैक्टीरिया को मारता है, संक्रमण रोधी भी बैक्टीरिया को मारता है, बशर्ते पूर्तिरोधी ह्यूमन बॉडी पर यूज किया जा सकता है, वो मनुष्य के शरीर में रहकर शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना बैक्टीरिया को मारता है। ऐसे पदार्थ को नाम देते हैं पूर्तिरोधी। परंतु कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया को मारने वाले, समाप्त करने वाले केमिकल्स हैं जो मानव शरीर पर नहीं लगाए जा सकते। रीजन ये, मानव शरीर के स्किन को, ऊतकों को, टिश्यू को नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे हम केवल फर्श को साफ करते हैं, दीवारों को साफ कर सकते हैं या अदर ऑब्जेक्ट को साफ कर सकते हैं। ऐसे पदार्थों को कहते हैं संक्रमण रोधी। पूर्तिरोधी का एक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो डेटॉल आप ह्यूमन बॉडी पर यूज कर सकते हो। संक्रमण रोधी का एक एग्जाम्पल बताया तो फिनाइल, जिसको आप फर्श पर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, कहता है टीएनपी, इसका पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या जिसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते थे, नामक विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में। तो टीएनपी नामक विस्फोटक पदार्थ भी बनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा फॉर्मूला क्या होता है, आप रासायनिक गुण में इस बात को पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। लास्ट नंबर है, कहता है इंक के संरक्षण में स्याही को खराब नहीं होने देता है, इंक को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। नहीं तो होगा क्या, इंक का कलर एक तरफ हो जाएगा, लिक्विड एक तरफ हो जाएगा, इंक समाप्त हो गई, बेकार हो गई। लेकिन क्या है ये, अगर इंक में पड़ा है सूक्ष्म मात्रा में ही अगर आपने फिनॉल को इंक में मिला दिया तो बेटा ये इंक को खराब होने नहीं देता है। तो फिनॉल के बेटा ये उपयोग हो गए। तो हम लोगों ने फिनॉल को कंप्लीटली पढ़ रखा है। अभी नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे कि स्टार्ट करेंगे इस बात को कि ईथर क्या होते हैं, और बस ईथर के समाप्त होते ही लगभग चैप्टर का अधिकांश भाग क्या हो गया, समाप्त हो जाएगा। तो इसको नोट कर लेते हैं, बाकी की पढ़ाई करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे।